आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। और हम उम्मीद करते हैं कि दिवाली के आसपास एक बड़ी गिरफ्तारी होनी है, जिसके लिए हम लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो गिरफ्तारी हो जिसने यहाँ पर जो यूकेएसएससी भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं। एसटीएफ दिवाली के आसपास एक बड़ी गिरफ्तारी करने वाली है। जो कौन है वो, किसकी गिरफ्तारी हो रही है? क्या सफेद पोश है? कौन? नहीं, सफेद पोश भी हो सकते हैं और बड़ा अधिकारी भी हो सकता है। जिन लोगों ने इनको नियुक्ति दी, जिन लोगों के माध्यम से हुई थी, वो आज भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। तो ये उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्य है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच हो, इस मांग को लेकर तमाम जो संगठन है वो सड़कों पर है। खासकर युवा वर्ग, बेरोजगार युवा जो अपने हक की लड़ाई तो लड़ते रहते हैं सड़कों पर, लेकिन अब वो अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एक तिरंगा यात्रा बहुत जल्दी निकाले जाने वाली है। आज हमारे साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार मौजूद हैं। कई सारे मुद्दे हैं जिनकी लड़ाई इस समय सड़कों पर लड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बॉबी भाई, तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हैं, उसकी क्या कार्यक्रम की रूप के रखा है? देखिए, तिरंगा यात्रा का जो ये प्लान है, ये हमारे छात्र संगठन सत्यम शिवम छात्र संगठन द्वारा ये प्लान किया गया था और उसके बाद हमें निमंत्रित किया गया। हम तमाम संगठन, बेरोजगार संघ हो गया, आर्यन ग्रुप हो गया, या एसएफआई हो गया, एनएसयूआई हो गया, और जय हो ग्रुप हो गया, वंदे मातरम ग्रुप, ये तमाम संगठन जो प्रदेश भर में कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो यूनियन है उनके जो संयोजक है वो सब आए थे। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं प्रदेशवासियों को कि हमने जो ये तिरंगा यात्रा की जो मुहिम शुरू की है, ये एक प्रदेशवासियों को जगाने के लिए भी है, प्रदेशवासियों को जागरूक करने के लिए भी है कि अंकिता बहन के साथ जो कुकृत्य हमारे यहाँ इन वीआईपी द्वारा किया गया, तो ये कुकृत्य भविष्य में ना हो, इसके लिए जागरूक करने की ज़रूरत है। और कम से कम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से अंकिता के घर से लेकर और उस रिजॉर्ट तक जहाँ पर ये कुकृत्य हुआ है, उस रिजॉर्ट तक ये पैदल यात्रा है तिरंगा यात्रा के माध्यम से। उस यात्रा के दौरान हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे सरकार से कि जो वीआईपी के नाम सामने आ रहे हैं, उनके नाम आज तक उजागर नहीं है, वो उन वीआईपी का नाम उजागर किया जाए और उस पर सीबीआई जाँच की जाए। और बीच में जो साक्षियों के साथ छेड़छाड़ हुई थी, कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपने बयान बदले हैं। वो चाहे जिलाधिकारी महोदय का बयान हो, उन्होंने पहले कहा कि हमने बुलडोजर नहीं चलाया था, उसके 2 दिन बाद बयान बदल जाता। और इतने बड़े सम्मानित पद पर बैठे हुए हमारे डीएम साहब है, उन्होंने कहा 2 दिन बाद कि हमने ही बुलडोजर चलाया था। क्या ये सरकार को बचाने के लिए था या सरकार के दबाव में था? ये बड़ा प्रश्न है। और भी कई मुद्दे आप युवाओं के उठा रहे हैं रोजगार के मसले को लेकर, उनकी लड़ाई आपकी कहाँ पहुँची है? क्योंकि सरकार की आंख की किरकिरी आप बने हुए हैं इस वक्त। देखिए, तमाम लड़ाई हम लगातार सड़कों पर रहकर लड़ रहे हैं और हम जो यूकेएसएससी की लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हमारा निरंतर प्रयास जारी है। और कम से कम अभी जो जांचों में भर्तियां जिनमें जांच चल रही है उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उसके अतिरिक्त अभी कुछ ऐसे पद हैं जो सरकार ने चुनाव के दौरान निकाले और चुनाव के बाद उन्हें हटा दिया गया, उसके लिए भी संघर्ष जारी है। और हम उम्मीद करते हैं कि दिवाली के आसपास एक बड़ी गिरफ्तारी होनी है, जिसके लिए हम लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो गिरफ्तारी हो जिसने यहाँ पर जो यूकेएसएससी भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं। और हमने उनको एसटीएफ को भी नाम दिए हैं और सरकार के संज्ञान में भी डाला। तो मुझे लगता है कि एसटीएफ दिवाली के आसपास एक बड़ी गिरफ्तारी करने वाली है। तो अगर बड़ी गिरफ्तारी होगी तो एक और हमारी ये जीत मानी जाएगी। और उसके अतिरिक्त जो कौन है वो, किसकी गिरफ्तारी हो रही है? क्या सफेद पोश है? कौन? नहीं, सफेद पोश भी हो सकते हैं और बड़ा अधिकारी भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी होगा, पर बड़ी गिरफ्तारी है। और उसके अतिरिक्त जो विधानसभा जो घोटाला हुआ था, उसमें विधानसभा में उन लोगों को तो हटा दिया गया जो गलत तरीके से वहाँ पर नियुक्त हुए थे, परंतु जिन लोगों ने इनको नियुक्ति दी, जिन लोगों के माध्यम से हुई थी, वो आज भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। तो ये उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्य है। इसके लिए भी मोर्चा खोला जाएगा और बहुत जल्द उनके इस्तीफे की मांग की जाएगी। अगर इस्तीफा नहीं देते तो एक बड़ा आंदोलन होगा। बॉबी भाई, यूकेएसएससी में जो स्नातक स्तरीय भर्ती में जो ईमानदार युवा चयनित हुए हैं, उनके विषय में आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि वो बच्चे ईमानदारी से परीक्षा दिए थे, क्या उनका हक नहीं है कि वो नियुक्ति पाएँ? आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं जो सोचता हूँ, ईमानदार और बेईमान अगर ये प्रकरण होता है तो ये दोनों पहलू हर उसमें होते हैं। क्योंकि जिन्होंने गलत तरीके से पेपर दिया पास किया है वो भी है और जिन्होंने मेहनत से किया वो भी है। परंतु यहाँ पर कंडीशन अलग हो जाती है।
जब पेपर लीक का मामला हो जाता है तो आयोग के नॉर्म्स है या हमने न्यायालयों के भी इसमें जजमेंट सुने हैं, जो इस प्रकार का जो लीक का प्रकरण होता है, लीक में शायद ये पता नहीं कर पाते कि कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा है और किन किन लोगों ने अनुचित फ़ायदा लेकर इसका पेपर पास किया है। SIT के कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 200-225 लोगों का सेग्रीगेशन हो चुका है जिन्होंने पैसे देकर खरीदे थे। अब जो बचे हुए लोग हैं, क्या उनके हक को उनका हक नहीं मारा जा रहा? देखिए, हम STF से भी मिले हैं और उनका यही कहना कि कई सैकड़ों लोगों का वो कर चुके हैं छटनी, पर उसके बाद वो कह रहे हैं कि शायद हम तो भगवान हैं नहीं कि हम सबका सेग्रीगेशन कर सके। जिसमें ये प्रूफ हो चुका है कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से पेपर को पास करके अपना स्थान बनाया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से पास करके स्थान बनाना चाह रहे थे परंतु आधे नंबर से, 1 नंबर से, 1.5 नंबर से रुक गए। तो अगर वो सेग्रीगेशन 200 बच्चों का भी हो गया है, अब वहाँ से 9 और 2 1100 में से वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं, तो वेटिंग लिस्ट में भी कई ऐसे लोग आने हैं जिन्होंने गलत तरीके से पेपर दिया है। तो यहाँ पर ये कंडीशन ज़्यादा मायने रखती है कि अगर फिर इनकी जगह वही आ जाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। अभी मुझे लगता है कि हफ्ते भर में STF की रिपोर्ट आयोग को चले जाएगी, शासन को चली जाएगी और STF की रिपोर्ट के अनुसार ही डिसीजन लिया जाएगा, जो आयोग डिसीजन लेगा। फिलहाल बॉबी भाई, मेरा एक आखिरी सवाल है। सरकार के लिए आप बहुत असहज स्थिति बना रहे हैं, ये कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि आप सुपारी लेकर काम कर रहे हैं, किसी दूसरे के इशारे पर बॉबी पवार एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं, सरकारें असहज हो जाती हैं। एक दिन आपने फेसबुक लाइव में मैं देख रहा था कि आपने तो यहाँ तक कहा कि आप कुर्सी तक हिला देंगे जो मुख्यमंत्री हैं। ये जो एंगर है, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों इतना एंगर है बॉबी पवार के अंदर? देखिए, सरकार यदि इस प्रकार के आरोप लगाती है तो मुझे लगता है कि सरकार के पास सारी जांच एजेंसियां हैं, सारा तंत्र है, वो अपनी सारी जांच एजेंसियों को मेरे पीछे लगा दें, हमारी जांच करें, पूरे तंत्र को हमारे पीछे लगा दिए। वैसे तो लगा ही रखा है, पूरी आप जांच कर लीजिए कि कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम तो खुले हैं, हमारा तो खुला पन्ना है, खुली किताब है, हम जो करते हैं वो बोल के करते हैं कि हम ये करने वाले हैं। अगर कोई भी आपको ऐसा संदेह है सरकार को कि बॉबी पवार के पीछे कोई ऐसी शक्ति है या उन्हें एक तरीके से पीछे से कोई संचालित कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को देरी करनी चाहिए। सरकार जांच बिठाएं और हमारे जो भी चीज़ें वो निकाल कर लोगों को दे कि इस प्रकार का हुआ है। ये हमारा दर्द है जो आप कह रहे हैं कि आप ये कह देते हैं हम कुर्सी तक हिला देंगे। जब हमारी जायज़ मांगों को नहीं सुना जाता है तो हमें अंदर से दर्द होता है, अंदर से हमारे दिल से वो आवाज़ निकलती है कि अगर ऐसा है तो हम ऐसा करेंगे, और करेंगे भी। हम युवा है, हमारे अंदर जोश है, हमारे अंदर जज्बा है और हम उस चीज़ को करके दिखाएंगे। हमें अगर अपनी जायज़ मांगों की लड़ाई के लिए किसी को भी साथ लेना पड़ेगा, वो चाहे किसान हो, वो चाहे सामाजिक संगठन हो, वो चाहे युवा मोर्चा के ये संगठन हो या ये छात्र संगठन हो, हम साथ लेंगे, क्योंकि हम अपनी ताकत बढ़ाकर जब काम करेंगे तो ही हमारी बात सुनी जाएगी। तो ये हमारे अंदर की आवाज़ें होती है और इसमें हम अगर सरकार काम नहीं करती है भविष्य में भी, क्योंकि हम ऐसी मांगों के लिए लड़ते हैं जो जायज़ है, और उन जायज़ मांगों को यदि सरकार नहीं मानती है तो हम आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। इसके लिए हम पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। युवा वर्ग काफ़ी आपसे जुड़ा हुआ है। क्या बॉबी पवार, ये भी कहा जाता है कि बेरोजगारों का कोई चेहरा या नेता नहीं होता, लेकिन बॉबी पवार बेरोजगारों का नेता उत्तराखंड में हैं। आपको क्या लगता है, ये रास्ता आपका राजनीति की तरफ जाने वाला है? नहीं, देखिए, राजनीतिक तरफ क्या है वो तो समय बताएगा क्या है, परंतु वर्तमान में और पीछे आप देखो तो 5-6 सालों से हम लगातार बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहे वैकेंसी निकालने को लेकर हो या परीक्षाओं को करवाने को लेकर हो या नियुक्ति देने को लेकर हो, तो इस प्रकार की लड़ाई हम 5-6 सालों से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमने कई जगह सफलताएं हासिल की तो इस दौरान हमारे साथ कई युवा जुड़े, कई युवाओं का विश्वास बढ़ा, कई अभिभावकों का विश्वास बढ़ा। तो कम से कम अगर हमारे प्रति किसी का विश्वास है तो हम उस विश्वास पर खरे उतरेंगे, और जो भी लड़ाई होगी, बेरोजगारों की लड़ाई हो, युवाओं की लड़ाई हो, प्रदेश हित की जो भी लड़ाई होगी, उसके लिए हमेशा आगे रहेंगे। इसके लिए हमारे साथ कई अभिभावक जुड़े हैं, कई युवा साथी जुड़े हैं। तो इसमें ये तो तय है कि हम जिन मांगों के लिए लड़ रहे हैं और जिन मांगों के लिए लड़ेंगे वो प्रदेश हित की मांगें होंगी और जायज़ मांगें होंगी। इसके लिए सरकार को हमारा सहयोग करना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि क्या मांगे और किस आधार पर सरकार इसका समाधान कर सकती है। तो सरकार अगर सहयोग करती है तो कम से कम एक प्रदेश जो है एक
उत्कृष्ट प्रदेश बनने की कगार पर होगा। और कम से कम जो गंदगी है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार अगर उजागर हुआ तो बहुत सारी सफाई अभी हुई है और ऐसी और लड़ाइयाँ आगे लड़नी है। उन लड़ाइयों में अगर सरकार सहयोग करती है तो कहीं ना कहीं सरकार का ही फायदा है, हमारे पूरे उत्तराखंड वासियों का फायदा है उसमें। भाई आखिरी सवाल मेरा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही भ्रष्टाचार का मामला यूकेएसएससी वाला आया सामने तो उस पर उन्होंने जांच बिठाई, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अंकिता भंडारी मामले में भी एसआईटी का उन्होंने गठन किया। आपको क्या लग रहा है, सीएम ऐसा काम कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं या अभी भी उनकी कुर्सी हिलाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का हम आभार प्रकट करना चाहेंगे जिस प्रकार से उन्होंने यूकेएसएससी मामले में जांच के आदेश दिए और यहाँ पर विधानसभा भर्ती में जो उन्होंने कार्रवाई करवाई और यहाँ पर अंकिता भंडारी के साथ जो कुकृत्य हुआ है उसके लिए भी जांच के आदेश दिए, तो उनका हम आभार प्रकट करना चाहेंगे। परंतु उसके उपरांत कई जगह कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि चाहे वो यूकेएसएससी का भ्रष्टाचार हो, उसमें कई अभी गिरफ्तारियां होनी है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष खुद ये कहकर इस्तीफा दे गए थे कि मेरे ऊपर बड़े माफियाओं और सफ़ेद पोशों का प्रेशर है। तो वो सफ़ेद पोश कौन थे? तो कहीं हम तो लड़ाई को पूरी लड़ेंगे ना। अगर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए तो अच्छी बात है, परंतु उसे अंजाम तक पहुंचाएं, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। और अगर मुख्यमंत्री ने विधानसभा से गलत तरीके से लगे लोगों को विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा हटाए गए, परंतु मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में वो लोग बने हुए जिन्होंने ये गलत काम किया है, तो वो अंजाम तक उस चीज़ को पहुंचाएं। ये नहीं है कि आप आधे अधूरे में छोड़ दें। आपने जब सही काम किया तो हमने समर्थन किया है, आप जहाँ पर डगमगा गए हमने वहाँ पर भी सुझाव दिए हैं, और जहाँ पर लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं वहाँ पर हम टोकेंगे भी, विरोध भी करेंगे। तो ये हमारी लड़ाई है, कोई ऐसा नहीं है कि एक रास्ते की तरफ हम चल रहे हैं। हम सारी चीज़ें सोच समझ कर देखते हैं कि जहाँ पर मुख्यमंत्री जी सही करते हैं, सरकार सही करती है, वहाँ पर सरकार की तारीफें भी होंगी और जहाँ पर गलत करेगी वहाँ विरोध भी होगा। सीधी सी बात है। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बॉबी पवार, जिनका साफ कहना है कि लड़ाई उनकी अभी जारी है। बेरोजगारी से जुड़े हुए मुद्दे वो सड़कों पर उठा रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलाने की बात वो कुछ समय पहले कर रहे थे, आज वो थोड़ी तारीफ भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम करते हैं उसे अंजाम तक भी पहुंचाएं, ये उनका कहना है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग अभी बरकरार है, उसके लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। यूके में जो मामला था उसका एसआईटी को वो वेट कर रहे हैं कि एसआईटी चार्जशीट लेकर आएगी, क्या उसमें आयोग फैसला लेता है वो उसको मानेंगे। कुल मिलाकर जो बात बॉबी पवार के लिए लगातार कही जा रही है कि वो सरकार के सामने उनकी आँख की किरकिरी सी बन गए हैं, लेकिन वो अपने मुद्दे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। कैमरामैन मयूर के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।